वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज 27 जनवरी 2022 है। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो रेस्ट ऑफ योर डे विल बिकम प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव एज वेल। स्टार्ट योर डे विथ क्यूरियसली पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन ऑल पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स। आज हमारे टेबल के ऊपर है 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो आज ऑफ हैं क्योंकि 26 जनवरी की एक हॉलीडे होती है, तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो प्रिंट नहीं होते। तो बहुत ही मुश्किल से मुझे ये 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिले हैं। टाइम्स आज बंद हैं और इकोनॉमिक टाइम्स भी बंद हैं और दूसरे भी ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो आज बंद हैं। एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन। प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस सीरीज़ के बारे में पता नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस लेक्चर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप में से एक स्टूडेंट की क्वेरी ये थी कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसको करंट अफेयर्स के तरह कैसे मेमोराइज करें। देखिए, ये जो एनालिसिस वाला वीडियो है ये मेमोराइज करने के लिए कम और समझने के लिए ज़्यादा है, राइट। ये एक एनालिसिस है। एनालिसिस इज़ मोर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये वीडियो जो है डिज़ाइन किया गया है। वीडियो के साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है मेरी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब मुझे पता है कि बहुत स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखते हैं। उनमें से बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद उसको रिवाइज करते हैं, और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो हफ्ते में एक ऐसा समय निकालते हैं जो पूरा हफ्ता उन्होंने जो स्टडीज़ किया है उसको रिवाइज करें। रिवीजन इज़ द की। अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो फिर आपको याद करने का एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली चीज़ जो है वो आपको याद रह जाएगी। दूसरी चीज़, टाइम टू टाइम रिवीजन इज़ द की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भी भूल जाता हूँ। दिस इज़ हाउ आवर ह्यूमन ब्रेन इज़ डिज़ाइंड। अगर हम ये समझे कि सारी चीज़ें हमें याद रहेगी तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ह्यूमन ब्रेन की डिज़ाइन ही ऐसी है कि जो मोस्ट करंट चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हो रही है वो हमें याद रहेगी, और पुरानी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बैक बेंच में चली जाएगी। तो हफ्ते में एक बार आप चीज़ों को रिवाइज करें। पूरे हफ्ते में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको क्विकली रिवाइज करें। इसके लिए 2 आवर्स विल बी मोर देन इनफ। और तीसरी जो चीज़ आप कर सकते हैं वो आफ्टर एवरी 30 डेज एक मंथली रिवीजन जो है वो आप करें। उसके लिए आप एक पूरा दिन तो नहीं लेकिन हाफ डे, 4-5 घंटे जो अगर आप निकालेंगे, अगर आप वीकली रिवीजन कर रहे हैं तो मंथली रिवीजन जो है उसके लिए आपको 3-4 घंटे जो है मोर देन इनफ होंगे, एंड दैट्स इट, यू आर डन। इससे ज़्यादा और चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल नहीं है ना। आई एम श्योर इतना अगर आप करेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से याद रह जाएगी। दूसरा आपका प्रश्न यह है कि बैंकिंग रिलेटेड क्या ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज नो, राइट। बैंकिंग टॉपिक्स के लिए फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाली सीरीज़ जो है वो बैंकिंग के लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कुछ ऐसे टॉपिक्स इसमें हैं नेशनल इंटरनेशनल के जो बैंकिंग में कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन ऑनेस्टली उसके लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं विद दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। इसका नाम है कीपिंग फेथ। ये द हिंदू का आर्टिकल है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इंडिया और पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। भारत और पाकिस्तान के रीसेंट रिलेशनशिप की बात करें, पिछले 5 सालों को अगर आप देखें तो पीस टाइम में सबसे ख़राब रिलेशनशिप अभी नज़र आ रहे हैं। पीस टाइम और वॉर टाइम। तो पीस टाइम यानी कि जब युद्ध जैसी सिचुएशन नहीं है उस टाइम पर हमारे रिलेशंस कैसे हैं। तो पॉलिटिकल डायलॉग्स द्विपक्षीय लेवल पर और मल्टीलैटरल लेवल पर बंद हो चुके। देयर हैज़ बीन नो पॉलिटिकल डायलॉग एट ऑल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसके पीछे मेन रीज़न जो है वो है टेरर अटैक्स।
भारत ने एक लंबे समय से ये एक प्रपोजल रखा था, भारत ने एक अपना स्टैंड लिया था कि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, टेरर अटैक्स और टॉक्स। या तो आप टेरर अटैक को चूज करें तो हम आपके साथ बातचीत बंद कर देंगे, और अगर आप बातचीत को चूज करते हैं तो फिर आपको टेरर अटैक्स जो हैं वो बंद करने पड़ेंगे। तो बार बार ये वार्निंग देने के बावजूद भी टेरर अटैक्स होते रहे, और फाइनली भारत ने यह कह दिया कि जब तक टेरर अटैक्स बंद नहीं होंगे तब तक हम बातचीत आपके साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आर्टिकल 370 को जब हमेशा के लिए रिमूव किया गया बाय इंडिया, तो पाकिस्तान फिर इससे नाराज हो गया। तो दोनों देशों के बीच में जो है वो फिलहाल बातचीत नहीं हो रही, पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, यानी कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू हैं उनकी परिषद ने एक प्रपोजल भारत को भेजा है। ये प्रपोजल पहले उन्होंने पाकिस्तान सरकार को दिया और पाकिस्तान सरकार ने भारत को यह प्रपोजल दिया, और यह प्रपोजल इस चीज को लेकर है कि जो पिलग्रिम्स है, पिलग्रिम्स यानी कि धार्मिक यात्री, दोनों देशों के, भारत से जो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से जो भारत अलग अलग जगहों पर विजिट करने के लिए, रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनको वाया एयर ट्रैवल करने का मौका दिया जाए, वाया एयर वो यहाँ पर आ जाए। और इसके लिए कुछ फ्लाइट्स भी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जो हैं उन्होंने कुछ एक MOU साइन किया है पाकिस्तान एयरलाइंस के साथ, और कुछ ऐसे लोकेशंस हैं वहाँ पर डायरेक्टली आपको फ़्लाइट जो है वो पाकिस्तान एयरलाइंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। तो ये प्रपोजल ये है कि डायरेक्टली वाया एयर जो है वो एक दूसरे के देश में हम आ जा सकें। वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट पिलग्रिम्स, टूरिस्ट की बात नहीं हो रही है, पिलग्रिम्स की बात हो रही है। और जब भी कोई पिलग्रिम वहाँ पर, कोई भी ऐसा धार्मिक यात्री जाता है, तो पूरी एक प्रोसेस से वो गुजरता है, तो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो नहीं है, राइट? कि ऐसा नहीं है कि कोई टेररिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, दैट विल नॉट हैपन। वो यहाँ पर आएंगे, धार्मिक यात्रा अपनी ख़त्म करके वापस चले जाएंगे, क्योंकि उससे पहले एक पूरी वेटिंग प्रोसेस हो जाती है, पूरी उनको हर एंगल से उनको देखा जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करने पड़ते हैं। तो सिक्योरिटी वाला इश्यू नहीं है। हाँ, वाया रोड, वाया रेल अगर वो कहीं पर जा रहे हैं तो फिर ट्रैवलिंग का टाइम भी बढ़ जाता है, और सिक्योरिटी रिलेटेड इशू इन द सेंस के किसी ने अटैक वटैक कर दिया, रिलेशनशिप बिगड़ जाएंगे, तो ऐसा ना हो। तो वाया एयर जो है दैट इज़ द मोस्ट एज वी नो के फास्टेस्ट वे। तो ये एक प्रपोजल जो है वो सामने आया है। अब भारत पाकिस्तान की बात करें तो एक जियोग्राफिकल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। एज यू कैन से दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ इंडिया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बॉर्डर है दिस इज़ इंटरनेशनल बॉर्डर, ये वाला पोर्शन। लेकिन ये जो वाइट डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। कई ऐसी हिंदी फिल्म्स भी हैं जिनका नाम LOC है, आई थिंक एक फिल्म तो है ही LOC। तो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री में एक डिफरेंस है। इंटरनेशनल बाउंड्री का मतलब यह है कि दोनों पार्टीज ने, इंडिया और पाकिस्तान ने, यह माना है कि यह हमारी एक बाउंड्री है, लेकिन LOC जो है ये कंटेस्टेड है। ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं ये भारत का पार्ट है, लेकिन फिलहाल ये पाकिस्तान के कंट्रोल में। ये वाला पोर्शन जो है ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, और ये सियाचिन ग्लेशियर्स हैं। ऑफकोर्स इसमें भारत की आर्मी वहाँ पर मौजूद है एज वी नो, और ये वाला पोर्शन जो अक्साई चीन वाला पोर्शन ये चाइना ने हड़प लिया। फिलहाल ये चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन एज वी नो कि ये पूरा रीजन जो है वो भारत का है। तो पाकिस्तान यह कहता है कि ये वाला पोर्शन जो है वो उनका है, यानी कि पाकिस्तान का है। तो ऐसे क्लेम्स हैं, इसकी वजह से यहाँ पर फिलहाल यहाँ तक हमारे सोल्जर्स जो हैं, हमारी आर्मी जो है वो डिप्लॉयड हैं, और यहाँ तक उनकी हैं। तो ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहते हैं, POK हम कहते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आई एम श्योर ये चीज़ आपको पता होगी और पता होनी भी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। ये पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का जो प्रपोजल आया है, उससे पहले भी 1974 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स टू रिलीजियस श्राइन्स, 14 सितंबर 1974 को ये एक प्रोटोकॉल जो है वो दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, दोनों ने इसके ऊपर साइन की है। और इसमें यह है कि जो पाकिस्तान के मुस्लिम पिलग्रिम्स हैं वो भारत आ सकें, फिर हिंदूज़ और सिख जो हैं भारत के वो
पाकिस्तान में कुछ ऐसे मंदिर हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान में एक हिंगलाज माता जी का मंदिर है, और खैबर पख्तूनवा में एक परमहंस मंदिर है। तो यहाँ पर बहुत सारे हिंदूज जो हैं वो हर साल जाना चाहते हैं। वैसे ही पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं वो भारत में अजमेर शरीफ की दरगाह है, जो राजस्थान में ख्वाजा जी की दरगाह है, एंड देन वी हैव निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह इन दिल्ली। बजरंगी भाईजान में आपने देखा होगा कि कैसे मुन्नी को उनकी मदर जो है वो यहाँ पर दिल्ली में लेकर आती हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हर साल दोनों तरफ से, दोनों भारत और पाकिस्तान में दोनों लोग जो हैं, मीन्स दोनों तरफ के लोग जो हैं वो एक दूसरे की ऐसी जगहों को विजिट करना चाहते हैं। लेकिन रिलेशनशिप क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है, इसकी वजह से इस इश्यू पर, मीन्स ये जो टॉपिक है ये एक इश्यू बन चुका है लोगों के लिए, जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए, कि वो अपनी आस्था जो है उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से प्रोटोकॉल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और क्योंकि ये टेररिज्म और आर्टिकल 370 की अगर हम बात करें तो उसकी वजह से फिर दोनों ने अपने जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उसकी साइज़ भी कम कर दी हैं। बहुत कम स्टाफ जो है वो वहाँ पर रहता है, क्योंकि देश जो है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब हमें इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये जो स्टैंड लिया है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने, इट कैन बूस्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। दो देशों के बीच में अगर डिप्लोमेटिक कूटनीतिक दुनिया को आप समझे तो आप पाएंगे कि दो देशों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो दैट इज़ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। यानी कि दो देशों के जो लोग हैं उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है वो फाइनलाइज करेगा, वो एक बेस बनेगा आपके रिलेशन का। अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट अच्छा है तो फिर आप व्यापार बढ़ा सकते हैं। आप दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ, जो कहते हैं रोटी बेटी का रिलेशन, यानी कि शादी ब्याह भी होगी, खाने पीने की चीज़ें भी कॉमन एक दूसरे के देशों में मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रेड होगा, पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे होंगे, इंटरनेशनल लेवल पर दोनों देश जो हैं वो मिलकर काम करेंगे। तो कहते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट अगर अच्छा है तो स्काई इज़ द लिमिट। आप इस रिलेशनशिप को किसी भी हाइट तक ले जा सकते हैं। तो जब ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि वहाँ के पिलग्रिम्स यहाँ पर और हमारे पिलग्रिम्स वहाँ पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है। और क्रिकेट भी एक ऐसी चीज़ है, गवर्नमेंट ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की जो एक परमिशन दी, तो ये जो नोड है गवर्नमेंट की नोड या फिर गवर्नमेंट का ग्रीन सिग्नल, तो इस प्रकार की चीज़ों से दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो इम्प्रूव होगा, एंड होपफुली फ्यूचर में रिलेशंस जो हैं वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं, एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस। अब फिल्मों में या फिर न्यूज़ में आप कुछ भी देखें सुने, लेकिन रियलिटी तो ये है कि पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए लॉन्ग टर्म में यही बेनिफिशियल है कि दोनों के रिलेशनशिप जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे रहें। अगर जर्मनी और यूके, जर्मनी और फ्रांस के रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं तो फिर पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप अच्छे क्यों नहीं हो सकते? इसलिए सोचने वाली बात है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अनलॉक इंडियाज फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों क्या आपको पता है, एक चीज़ ऐसी है जो हर जगह पर, हर कल्चर में आपको देखने को मिलती है, एंड दैट इज़ फूड। फूड इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ अस। आप दुनिया के अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर कीजिए, ट्रैवल कीजिए, ट्राइबल कल्चर से लेकर सबसे जो मॉडर्न कल्चर हैं, इस पूरी रेंज में आपको ये देखने को मिलेगा कि जब भी पार्टी होती है, जब भी सेलिब्रेशन होता है, जब भी कोई खुशी का त्यौहार होता है, देन वी सेलिब्रेट इट विथ फूड, चाहे केक हो, चाहे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हों। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। नाउ कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि हमारे देश में कितना ज़्यादा फूड जो है वो वेस्ट होता है, और हमने ये भी समझा था कि अगर फूड मैनेजमेंट प्रॉपरली किया जाए तो जो फूड एटलीस्ट पैदा हुआ है, राइट, जो अवेलेबल हैं, उसको तो हम अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट?
एंड आई एम श्योर वी ऑल एग्री और वी ऑल आर ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू के जो फूड आपने पैदा किया है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट जो है, उससे वेस्टेज जो है वो ना के बराबर हम कर सकते हैं और इसकी वजह से सभी लोगों का पेट जो है वो हम भर सकते हैं, किसी को भी भूखा ना सोना पड़े। एटलीस्ट फूड वेस्ट हो रहा है और लोग भूखा सो रहे हैं तो उससे तो अच्छा है कि लोगों को वो फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाए। बहुत सारे देशों में अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि कुछ समय पहले मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था और वो फ्रांस के बारे में था कि फ्रांस ने क्या किया है कि अगर जो सुपरमार्केट हैं तो वहाँ पर जो भी फूड आइटम्स है, लेट्स से मिल्क, तो दूध है, तो उसकी अगर एक्सपायरी डेट 28 जनवरी है 2022 और आज 27 है ऑफ कोर्स, तो कल तक अगर ये दूध, कल शाम तक अगर ये मिल्क जो है वो ये जो सुपर स्टोर है वो बेच नहीं पाता है, तो फिर ये मिल्क जो है, ये दूध जो है वो आप एक अलग से सुपर स्टोर होता है वहाँ पर सेंड कर दीजिए और 29 की सुबह तक जो हैं, जो लोग, जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो वहाँ पर आकर फ्री में उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सारी फूड आइटम्स जो हैं वो इस प्रकार से मैनेज की जाती है। समथिंग दैट वी कैन थिंक अबाउट इन आवर कंट्री एज वेल। नाउ 2050 तक पता है दुनिया की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? लगभग 10 बिलियन जितनी पॉपुलेशन हो जाएगी बाय 2050। दैट मीन्स बहुत सारे लोगों को खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अभी जो हमने पहले बात की थी वो थी कि जो फूड पैदा हो गया उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, अब हमें इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा कि जो फूड हम पैदा कर रहे हैं या फिर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो इकोनॉमिकली भी वायबल होना चाहिए और इकोलॉजिकली भी सस्टेनेबल होना चाहिए। अब राइस पैदा करने के लिए अगर आप करोड़ों लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आज के ज़माने के लिए सस्टेनेबल फूड नहीं है। भले ही दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेपल फूड अगर लोगों का है तो दैट इज़ राइस। या तो हम राइस को खाना बंद कर दें, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर राइस के प्रोडक्शन में कुछ नए बदलाव लेकर आने होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और एज वी नो कि कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो वो पानी की वजह से होगा। तो पानी इज़ गोइंग टू बी ए वेरी स्कैर्स रिसोर्स इन फ्यूचर। आप दुबई और दूसरे देशों को, यूएई और दूसरे ऐसे देशों को देख लीजिए, वो पानी पैदा करने के लिए क्या क्या चीज़ें, कितने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। और जिन देशों में पानी है तो वहाँ पर उतनी रिस्पेक्ट नहीं है पानी को लेकर। तो राइस प्रोडक्शन है, शुगर केन के प्रोडक्शन है, तो ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनको पैदा करने के लिए अब हमें कुछ इनोवेटिव तरीके जो हैं वो निकालने पड़ेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो भारत जो है वो दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में हमारा रैंक आता है। एंड इंडिया हैज़ फॉर्मुलेटेड अ यूनिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स विच एम्स टू इंसेंटिवाइज इंक्रीमेंटल सेल्स। एक नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम भारत सरकार ने निकाली है ताकि हम एक्सपोर्ट मार्केट में या फिर सेल्स की बात करें तो हम ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर पाएँ। भारत का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतना अच्छा है कि हमसे कोई दूरी एरिया जो है वो उतना दूर भी नहीं है और इतना नज़दीक भी नहीं है। जैसे कि मिडल ईस्ट है, वेस्ट एशिया जिसको हम कहते हैं, अफ्रीका, यूरोप भी इतना दूर नहीं है एफयूसी, और आज के ज़माने में तो नहीं है बिकॉज ऑफ दिस शिपिंग लाइंस और बहुत सारी ऐसी शिप्स आ चुकी हैं। फिर जापान और ये सारे देशों तक भी हमारी फूड आइटम्स जो हैं वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और रेफ्रिजरेशन और स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। अब फूड प्रोडक्शन की बात करें तो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन को लेकर कुछ साइंटिस्ट ने, खास करके 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं आर्टिफिशियल मिल्क डिज़ाइन किया है जो हेल्थी है, लेकिन फिर जो आपको पशुपालन के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और उससे भी बायोगैस जो है वो पैदा होता है, तो ये सारे इश्यूज नहीं होंगे। फिर एक सीवीड फूड है जो काफ़ी फ्यूचर का फूड इसको माना जाता है। फिर कोर्स ग्रेन्स का इस्तेमाल हम ज़्यादा करें, जैसे कि बाजरा, रागी, मेज़ हैं एक्सेट्रा। और इसके अलावा मीट में भी, आर्टिफिशियल मीट को भी सिंगापुर और कुछ देशों ने परमिशन जो है वो दे दी है। तो लेटेस्ट जो फ्यूचर का जो फूड है इट्स गोइंग टू बी सिंथेटिक फूड। तो
उसका प्रोडक्शन, उसको लेकर R&D, ये सारी चीज़ें भी हमारे देश में स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन ये जो PLIS स्कीम है, इट इज़ मोर अबाउट एक्सपोर्ट्स, और इसमें 10,900 करोड़ रुपीस जो हैं वो सरकार ने ईयर मार्क किए हैं, यानी कि इसको अलग से रखे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। और इसमें 60 एप्लीकेंट्स को ऑलरेडी सिलेक्ट किया गया है। ये कैटेगरी 1 के एप्लीकेंट्स हैं, विच इंसेंटिवाइजेस फर्म्स फॉर इंक्रीमेंटल सेल्स एंड ब्रांडिंग मार्केटिंग इनिशिएटिव टेकन अब्रॉड। अगर आप फॉरेन में अपना फूड जो है बेचने के लिए, अपनी जो भी प्रोडक्ट्स है खाने पीने की, उसको बेचने के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हैं, तो इसमें आपको सरकार जो है वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अब हमारे देश में जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको एक लंबे समय से जो मेन उनका प्रॉब्लम रहा है, दैट इज अवेलिंग क्रेडिट, कि कैसे वो पैसे जो हैं वो फॉर्मल सोर्स से पैसे उनको मिले, लोन मिले। तो ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है। तो अब सरकार इसको लेकर भी कुछ स्टेप्स उठा रही हैं। फॉर एग्जांपल जो TREDS एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, तो अगर इसको गुड्स एंड सर्विस के साथ लिंकअप किया जाए, तो जब भी आप कोई सामान, लेट से आपकी MSME है और आपने किसी बड़ी कंपनी को कुछ सामान भेजा, तो जो बिल्स जनरेट होंगे, तो फिर वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में पता चलेगा कि आपने कितना टर्नओवर आप कर रहे हैं, कितना सामान आप बेच रहे हैं। भले ही आपको GST में एग्जेम्पशन मिल रहा हो, लेकिन एटलीस्ट डेटा जो है वो जनरेट होगा, और फिर पता चलेगा, मीन्स डेटा अगर है तो फिर लोन देना जो है वो ईजी हो जाता है, इजंट इट? तो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन एज फार एज दिस, ऐसा करना चाहिए। और जो फूड को लेकर मैंने आपको बताया, सिंथेटिक फूड और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में कम, लेकिन वी शुड स्टार्ट R&D ऑन इट, क्योंकि दैट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर। 10 बिलियन लोगों को भरपेट 3 टाइम खाना देना जो है, इट्स ए बिग चैलेंज। और उसकी वजह से जस्ट इमेजिन कितना केमिकल यूज़ होगा, और जो धरती है उसकी भी एक कैपेसिटी है फूड प्रोडक्शन की। फिर आप उसको, अभी लगता है सैचुरेशन पॉइंट को तो ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं, अब और ज़्यादा उसको प्रेशराइज करेंगे, तो फिर केमिकल्स और उन सारी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और देन बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से, बहुत ही एक एफिशिएंट तरीके से हमें फूड प्रोडक्शन के बारे में सोचना होगा। फूड वेस्टेज को कम करना है, एंड फूड प्रोडक्शन को और ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाना है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ये पायोनियर का एक आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग है, जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एपेटाइट फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अब पता है कि इंडो पैसिफिक की बात करें, कुछ दिनों पहले भी हमने इस एरिया को देखा था। तो ये रहा इंडियन ओशियन, ये रहा पैसिफिक ओशियन, दिस इज चाइना, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों देशों को पहले हम देख लेते हैं। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, के इन दोनों देशों की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिर कोविड-19 आ गया, और कोविड-19 को लेकर ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑफ कोर्स काफ़ी प्रभावित हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। इसको लेकर फिर चाइना जो है वो भड़क गया। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को ये धमकी दी कि अगर आप ऐसी कोई बात करेंगे तो हम आपके साथ इकोनॉमिक टाइज को तोड़ देंगे। फिर रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो गए, तू मैं का एक दौरा जो है वो स्टार्ट हो गया, और फाइनली फिर ऑस्ट्रेलिया जो है उनको ऑकस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने एक ऑकस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, US, UK एक नया ग्रुप बनाया, और फिर जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो USA और UK ने ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड की। तो ये हो गया एक डेंजरस सिनारियो बिटवीन चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया की एक डेमोग्राफी को देखें, तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग आज ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं वो ऐसे झगड़े और इन सारी चीज़ों को ऐसा सपोर्ट नहीं करते। वहाँ की सरकार जो है वो वर्सेस चाइना है, लेकिन पर्सनली लोगों को आप पूछे, देन दे आर नॉट अगेंस्ट चाइना, राइट। उनको इतना ज़्यादा कोई फ़र्क, मीन्स ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि चाइना के ऊपर न्यूक्लियर वॉर होना चाहिए एक्सेट्रा, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप चाइना को देखें तो चाइना के बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी सुनता कौन है? वहाँ के लोग जो हैं उनको सरकार जो कहती है उसके साथ ही हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, वरना फिर सरकार जो है उसके पास एक बहुत बड़ी मैजिक फैक्ट्री है जहाँ पर आप हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अब क्वेश्चन यह है कि जब ऐसे कोई इश्यूज होते हैं
तो क्या जो बड़े बड़े देश या फिर जो लेट्स से यूएसए डायरेक्टली, तो क्या यूएसए अपने फ्रेंड्स, अपने जो एलाइज हैं, उनको बचाने के लिए यूएसए कोई स्टैंड लेता है? अब जो बाइडन ने ये क्लियरली बता दिया है, ऑफिशियली ये बता दिया है कि देयर आर ए होल रेंज ऑफ थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड दैट वी कैंट सॉल्व। दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग इश्यूज चल रहे हैं और सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो यूएसए सॉल्व नहीं कर सकता। पहले एक ऐसा वक्त था जब यूएसए कहता था कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब यूएसए ने क्लेरिफाई किया है कि हम ये हर एक चीज़ जो है वो यूएसए सॉल्व नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान तालिबान वाला इश्यू या फिर जो वेस्ट एशिया में चीज़ें चल रही हैं उनको आप देख लीजिए। भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ 2020 में, उस टाइम पर जो डोनाल्ड ट्रंप, जिनको बहुत ही स्ट्रांग माना जाता था और मस्कुलर पॉलिटिक्स को एक्सरसाइज करते थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं आप दोनों के बीच में एक मीडिएटर के तौर पर या फिर एक आर्बिट्रेटर के तौर पर यूएसए जो है वो रोल प्ले करने के लिए तैयार है। आप दोनों को टेबल पर बिठाकर फिर प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं हम, लेकिन अगर आप ये कहें कि भारत को यूएसए सपोर्ट करे तो फिर ऊपर ऊपर से बातें होगी, रियल वर्ल्ड में इतनी कोई खास जो है वो मदद नहीं आएगी। और यही चीज़ को लेकर जो है, इसी चीज़ को लेकर ताइवान भी चिंतित है, क्योंकि ताइवान को सपोर्ट जो मिल रहा है वो यूएसए से सपोर्ट मिल रहा है और यूएसए की वजह से ही आज कहीं ना कहीं ताइवान जो है वो है, वरना कब का चाइना जो है वो इस देश के ऊपर चढ़ाई करके इसको अपने कंट्रोल में ले लेता। लेकिन चाइना और ताइवान का जो इश्यू है तो उसमें ये प्रश्न उठता है कि क्या यूएसए जो है वो वहाँ पर मदद के लिए जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जब बात आ रही है तो ऑस्ट्रेलिया भी यूएसए का एक एलाई है। चलो ये सबमरीन और ये सारी चीज़ें दे दी और ये कोई गिफ्ट या फिर फ्री में नहीं दी जाती है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत होगी तो क्या यूएसए उनके साथ खड़ा रहेगा? और ताइवान के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, ऐसा ताइवान कह रहा है कि हमारे ऊपर कभी भी एक फुल फ्लेज अटैक हो सकता है, एक चढ़ाई हो सकती है फ्रॉम चाइना। पता नहीं यूएसए उस टाइम पर खड़ा रहेगा या नहीं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये कजाकिस्तान के एक सिटी की तस्वीर है, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए और देखिए अब ये एक ऐसा रीजन है जो रशिया से बहुत नज़दीक है, इसकी हिस्ट्री भी रशिया के साथ या फिर यूएसएसआर के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर यूएसए का इतना कोई ख़ास इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब प्रोटेस्ट हुए तो वहाँ की जो आर्मी है वो लोगों के ऊपर टूट पड़ी, गोलियाँ बरसाई, ये सारी चीज़ें हुई। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंड लिया। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ पोस्ट सोवियत स्टेट्स ने मिलकर, ये यूरेशिया वाला जो रीजन है, रशिया और यूरोप वाला रीजन, जो अरल माउंटेन वाला रीजन है, तो इसके कुछ देश हैं जैसे कि रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कुछ देश हमने कल देखे थे। तो इन्होंने मिलकर एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक एक छोटा सा ग्रुप बनाया कि इस एरिया में कभी भी कोई प्रॉब्लम होंगे तो ये ग्रुप है, ये हमारी आर्मीज हैं, ये एक दूसरे को मदद करेगी, साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब 5 जनवरी 2022 को ये CSTO जो हैं, इनके पीस कीपर्स यहाँ पर पहुँच गए और कजाकिस्तान में आए और फिर जो गवर्नमेंट है, अनरेस्ट है, उसको रोकने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुआ। और फिर CSTO जो हैं वो इसकी फोर्सेस अब विड्रॉवल कर रही हैं कजाकिस्तान में से। तो यहाँ पर सबसे बड़ा स्टैंड जो किसी ने लिया तो दैट इज़ रशिया। रशिया ने ये स्टैंड लिया और ये देखा गया है कि जब भी अपने मित्र देशों के साथ या फिर कोई ऐसी रेजीम है, फॉर एग्जांपल ये जो कजाकिस्तान है, या फिर आप देख लीजिए दूसरे देश जैसे कि यूक्रेन में ऐसा हुआ था। तो फिलहाल जो यूक्रेन में सरकार है वो प्रो यूएसए टाइप की सरकार है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमने यूक्रेन और रशिया के बारे में बात की थी। यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, इट्स नॉट ए मेंबर, इट्स एन एलाई, एक प्रकार की पार्टनरशिप है, प्रॉपर नेटो का अभी मेंबर नहीं हुआ है। और सितंबर 2020 में वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो अप्रूव की और कोशिश ये की जा रही है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का ऑफिशियली पार्ट बन जाए। और इसको लेकर फिर रशिया जो है वो नाराज़ है यूक्रेन के साथ और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। बट एनीवे, जब भी ऐसे कोई ऑटोक्रेटिक जो तानाशाहों के द्वारा चला गया कोई ऐसा देश है, उनको जब भी मदद की ज़रूरत होती है तो व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग जैसे देश जो हैं वो मदद के लिए हमेशा वहाँ पर पहुँच जाते हैं।
और डेमोक्रेटिक देशों को जब भी मदद की ज़रूरत होती है तो डेमोक्रेटिक देशों के जो हेड माने जाते हैं जैसे कि यूएसए, तो अब वो मदद करने में बहुत ही संकोच कर रहे हैं, इतना कोई फ्रीली मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कई जगहों पर ये भी ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि यूएसए कह रही है कि वी आर नॉट ग्लोबल पुलिस, आप अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यूएसए के पास लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हो ये रहा है कि रशिया और चाइना जो हैं वो धीरे धीरे अपना पैर जो हैं वो दूसरी जगहों पर जमा रहे हैं, और फ्री वर्ल्ड जो है वहाँ पर अब पता नहीं कि किसके ऊपर रिलाई किया जाए, ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। मूविंग ऑन टू द न्यूज़ आइटम्स, इंडिया और सेंट्रल एशियन देशों के बीच में एक वर्चुअल समिट होगी आज। ये पहली ऐसी समिट है और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो 5 सेंट्रल एशियन देशों के हेड्स जो हैं उनके साथ एक मीटिंग करेंगे। और हमारी मीटिंग से कुछ दिनों पहले ही चाइना ने भी सेंट्रल एशियन देशों के साथ मीटिंग की और कहा कि हम आपको $500 मिलियन देने के लिए तैयार हैं। इंडियन रेलवेज जो हैं उन्होंने एक हाई पावर कमेटी कंडक्ट की है, और ये जो NTPC CBT 1 रिज़ल्ट को लेकर जो एक इश्यू चल रहा था, तो अब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एक प्रकार से यहाँ पर बातें, जो उनका स्टैंड था वो सरकार ने एक्सेप्ट किया है, और अब इसके ऊपर इंक्वायरी होगी। अब देखते हैं आगे इसमें और क्या होता है। बजट सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो सरकार 31 जनवरी को सभी पार्टी के साथ एक मीटिंग करेगी और ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश की जाएगी कि बजट सेशन जो है वो स्मूथली चले। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान को स्लैम किया। भारत ने कहा कि 26/11 के जो टेरर अटैक हुआ उसके जो परपिट्रेटर्स हैं वो आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। INS कुकरी नाम की जो हमारी शिप है उसको अब म्यूज़ियम में तब्दील किया जाएगा, और ये कहाँ पर लोकेटेड होगी, ये दीव जो हमारी एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर इसको रखा जाएगा। और जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने मिलकर देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट EV चार्जिंग हब जो है वो दिल्ली में बनाया है। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था इजराइल और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन का, तो उसका आंसर है 30। इनफैक्ट 1992 में फॉर्मल रिलेशंस जो हैं इनकी शुरुआत हुई। आज का आपका प्रश्न है कि जो यूरोप का जो ईस्टर्न, ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इश्यू हुआ, तो किसने अपने शिप्स और फाइटर जेट्स को इस जगह पर यूक्रेन के नज़दीक में भेजा? नेटो, USA, UNSC, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर यूरोपियन यूनियन? डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जिनको पता नहीं है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो शेयर इट as much as you can. And I'll see you tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.